स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर 13.1 में मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में आपको शुरुआत में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और हमने बायो-सैवर्ट लॉ और फिर उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ वायर यानी कि लॉन्ग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने पढ़ा था। उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रिंग, सर्कुलर रिंग जो होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकलता है उसके सेंटर पर, और उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीजें और कुछ और भी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ पोर्शन में आपको फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सेमी इंफिनिटी वायर जो होगा उसकी वजह से होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमने फॉर्मूला यहां पर देखा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कर चुके थे। एक न्यूमेरिकल मैं लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका फिर देखो भाई, यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एक फिगर दी हुई है, वायर है, इन्फिनिटी लेंथ वायर है, उसको हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया है इस तरह से। अब यहां पर एक ए पॉइंट दिया हुआ है, तो इस ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकालनी है। अब जब भी आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए ना, जिसमें वायर या स्ट्रेट वायर की जगह उसको थोड़ा बेंड कर दिया जाए किसी एंगल पर, तो वहां पर आप ये कंसीडर करना कि वो दो अलग अलग एलिमेंट है। एक ये वाला एक सेमी इंफिनिटी वायर की तरह काम कर रहा होगा, और ये वाला वायर भी एक सेमी इंफिनिटी वायर की तरह काम कर रहा होगा। तो इसको फर्स्ट वायर मान लो, इसको सेकंड वायर मान लो। तो जब भी हम यहां पर हमारे पास एक की जगह दो एलिमेंट दिए जाए, एक की जगह दो चीजें दी जाए, यानी कि दो सेमी इंफिनिटी वायर हैं, तो इसकी वजह से इंडिविजुअली हम ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और फिर उसको हम वेक्टरली ऐड कर देंगे। वेक्टरली ऐड करने का मतलब साइन के अकॉर्डिंग। तो जब भी इस तरह से दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले डायरेक्शन चेक करते हैं उस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो वायर है उसकी वजह से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले की वजह से अगर डायरेक्शन चेक करूंगा, तो आप खुद देखो कि फर्स्ट वाले की वजह से जो B1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन और B2 की डायरेक्शन चेक करते हैं। तो B1 के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस ए पॉइंट पर करंट इस तरह से राइट हैंड डायरेक्शन, तो कहां पर आ रहा है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। तो B1 के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड। सिमिलरली I2 पर करंट की डायरेक्शन ये है, तो आप अगर चेक करोगे तो ये देखो करंट की डायरेक्शन ये और ये इस तरीके से, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ ऐसे पकड़ लो, और ये ए पॉइंट इस यहां पर है, तो कहां पर आ रहा है, अंदर वाले डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो B1 और B2, B1 क्रॉस B2 भी क्रॉस यहां पर हो जाएगा, ठीक है। B1 भी क्रॉस, और यहां पर इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में इनवर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली हम इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। अगर ये अपोजिट होते तो फिर हम अलग तरीके से करते। चलो भाई, तो B1 की वैल्यू अब लिख लेते हैं। तो B1 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, B1 इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं B1 की वैल्यू लिखूंगा तो B1 मेरे पास सेमी इंफिनिटी वायर है, इस वाले वायर, इसको मत देखो, बस इसको देखो। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को अगर हम इस एंगल, इस वाले एंड से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और अगर मैं इससे चेक करूंगा तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। मुझे कैसे पता चल रहा है, ये R 90 डिग्री पर है, तो कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन जाने वाला है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि इधर भी अगर मैं सपोज इधर चेक करूंगा ना, तो ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाला एंगल जो बनने वाला है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 90, ये होगा। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर और 1 बाई रूट 2 प्लस 1। तो ये B1 हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ये बात। तो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई फर्स्ट वाली। सेकंड वाली निकालनी है, तो सेकंड वाली के लिए भी सेम सिनेरियो हो जाएगा।
सेकंड वाली के लिए आप चेक करोगे तो ये वाली है, इसके लिए एक एंड जो है वो भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो दूसरा एंड होगा उससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसी तरीके का है। तो वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90। कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर 1/√2 प्लस 1। ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि यहां पर B1 प्लस B2 होने वाला है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो B1 प्लस B2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी है, सेम वैल्यूज है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 पाई आर और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। यहां से ये कैंसर, 2 पाई आर, और ये इसको अगर और सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1/√2। ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हमें बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें अलग अलग कंसीडर कर लो। अब इसमें मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक वायर अगर नीचे हो जाता, मान लो ऐसा होता, सपोज इस तरीके से दिया हुआ होता, तो यहां पर 3 चीजें होगी, एक ये और एक ये दो तो सेमी इंफिनिटी वायर हो गए और ये फाइनाइट लेंथ वायर। यहां पर पूछा होता तो इस तरीके से हम कर लेते, ये वाला यहां पर हो जाता एक ही एंगल, एक ये फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देते, इसके लिए सेमी इंफिनिटी वाला लगा देते और इसके लिए भी सेमी इंफिनिटी वाला लगाते थे। क्लियर है सब लोगों को चीज? देखो एक और चीज यहां पर हम देखते हैं, अगर कभी भी ऐसा पॉइंट दे दिया जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट लेंथ वायर हो। लेकिन कई बार अगर वो पॉइंट उस एक्सेस के अलोंग, जैसे वायर है, वायर वाली एक्सेस है, तो वायर के जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर या वायर के ऊपर ही कोई पॉइंट दे दिया जाए, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेंगे? 0। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? 0। ये चीज ध्यान रखना कि वायर के ऊपर या वायर वाली एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस होगी ही नहीं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि वहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप ऐसे समझ लो कि ये पॉइंट अगर यहां पर है, इस पॉइंट को बहुत, ये एंगल थीटा, अगर इसको क्लोज लाते जाएंगे तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? अब रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सेंटर पर और उसकी एक्सेस पर, दोनों जगह पर हम निकालेंगे। यहां पर मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रिंग अगर दी हुई है तो उसकी रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सेस, ये कोई रिंग है जिसकी रेडियस r दी हुई है, ये O इसका सेंटर है, इसकी सेंटर से पास होने वाली एक एक्सेस है, तो O से A पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो है x, ठीक है ना। तो A पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी, A पॉइंट पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये b एक्सिस यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक्सेस जो एक्सेस है उसके पर किसी भी पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस पर है सेंटर से, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। हम बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अगर मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए x की वैल्यू 0 कर दो। तो x की वैल्यू 0 होगी तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एम्पीयर सर्किटरी लॉ से भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इससे हमने निकाल दिया है। ग्राफ की मैं बात करूं तो आपको पता लग रहा होगा कि x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ये पूरा x जो है वेरिएबल फॉर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो b की वैल्यू डिक्रीज ही होगी। तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पर होगा और धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ये हो सकता है, हमने दो चीजें पढ़ी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r एंड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये होती है सर्कल के लिए और ये होती है वायर के लिए, इंफिनिटी वायर के लिए।
दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है कि एक में पाई आता है और एक में पाई नहीं आता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि सर्कल की सरकमफेरेंस में तो ऑलरेडी पाई है, तो यहाँ पाई लगाने की जरूरत नहीं है। वायर में के पास कोई पाई नहीं होता है, इसलिए हमने इसको पाई दे दिया। याद रखने का तरीका है, कोई ऐसा रूल नहीं है, ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है चीज कि सर्कल के पास ऑलरेडी पाई है इसलिए यहाँ पाई नहीं लगाते, जबकि वायर के पास कोई पाई नहीं है इसलिए उसको हम पाई दे देते हैं कि भाई हाँ तू ले जा पाई। ठीक है, बात क्लियर है सब लोगों को। चलो, तो यहां पर अब बात करूं मैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रिंग है, रिंग की जगह हाफ रिंग या रिंग का कोई पार्ट आ जाए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कल है, सर्कल का कोई भी एक पार्ट अगर हमने ले लिया जो कि सेंटर से, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा एंगल। ये वाला अब मैंने हटा दिया, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। देखो बेसिक सिंपल सी चीज है, अगर पूरा होता तो ये होता, ये वाला फॉर्मूला, अगर हाफ रिंग होती इस तरह से हाफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r का आधा। अगर 1/4 होता तो 1/4 कर देते। अब तो इसको हम एंगल के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई जितना एंगल है डिवाइडेड बाई 2 पाई एंगल। हमें पता है ना कि पूरी रिंग का एंगल कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई में फॉर्मूला ये आता है, तो थीटा एंगल में कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। मतलब पूरी रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई से, 2 पाई पूरी रिंग का एंगल। अब थीटा यहाँ पर अगर आपको डिग्री में दिया है तो उसको किस में चेंज कर लेना, रेडियन में। या फिर अगर मान लो ये थीटा सपोज आपको 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ 2 पाई की जगह भी या तो तुम क्या लिखो 60 डिवाइडेड बाई 360, या फिर इस थीटा को किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में पाई बाई 3। जैसे भी तुम चाहो वैसे कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना अगर यहाँ डिग्री में लिख रहे हो तो इसको 360 लिखना, रेडियन में लिख रहे हो तो 2 पाई लिख ही सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, डायरेक्शन अच्छे से समझो। मान लो कि हमारे पास रिंग है, इसमें करंट इस तरीके से चल रहा है, इसके सेंटर पर मुझे करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन वाले वायर में जब हम देखते थे तो थंब को किसकी डायरेक्शन में रखते थे, करंट की डायरेक्शन में, और कर्व फिंगर जो होती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती थी। अब फॉर्मूला तरीका वही है। अब यहां पर लेकिन करंट कैसे चल रहा है, सर्कल में, तो फिंगर्स को सर्कल की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को सर्कल की, करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, क्योंकि मैं थंब को तो सर्कल कर नहीं सकता, थंब तो स्ट्रेट रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन में मैंने रखा, तो थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसकी जगह अगर मान लो ऐसा होता तो करंट कहां, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, तो कैसी है करंट, इस तरीके से, तो थंब कहां पर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। अब एक चीज यहां पर जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली, थोड़ा समझना इस चीज को, कि जैसे अगर ये सर्कल दिया हुआ है ना, तो यहां पर अगर करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, तो ये कहीं से तो आ रहा होगा ना, तो ये ऐसे निकल के, मैंने जो हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, क्लोज लूप की फॉर्म में होता है। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं सिर्फ सेंटर पर, तो सेंटर पर तो बाहर से देखोगे तो कैसी दिखेगी, आउटवर्ड। लेकिन अगर मान लो ये रिंग ऐसे है, यहाँ पर ये रिंग है, इस तरीके से ये रिंग यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर तुम्हारी तरफ से देखोगे तो आउटवर्ड। लेकिन अब मैं रिंग के उस तरफ तुम हो और पीछे वाली साइड में हो, तो तुम्हें तो दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आते हुए, लेकिन मुझे दिखेगा जाते हुए इस वाले के लिए। और इस पोर्शन के लिए अगर हम बोर्ड के इधर से देखेंगे तो ये अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और बोर्ड के पीछे से देखेंगे तो बाहर आते हुए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर है ये चीज, तो ये चीज। अच्छा, एक और बात, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से बाहर आ रहा है तो ये वापस अंदर भी तो एंटर कर रहा होगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो वापस पीछे से जाएगा इस तरीके से, यहां से निकला और वापस। तो जब बाहर की, यहां पर ये बाहर है तो इस जगह पर ये इनवर्ड होगा, आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में। अगर हम देखें यहां पर ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहां पर ये
आउटवर्ड होगा। क्लियर है ये चीज, यहाँ पर हमें इस तरीके से देखना है। तो ये बेसिक सी चीज यहाँ पर हम देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये वैसे आगे काम आने वाली है कि कोई भी रिंग जो होती है, स्मॉलर रिंग अगर कोई दे दी जाए या स्मॉलर कॉइल दे दी जाए जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो अगर उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमें पता है, वो रिंग एक मैग्नेट की तरह काम कर सकती है। मतलब उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह काम कर सकता है और एक फेस साउथ पोल की तरह काम कर सकता है। तो कैसे पता लगता है, तरीका देखने का बता देता हूं। आपने शायद बचपन में पढ़ा भी होगा कि भाई इस तरीके से, मैं तुम्हें डायरेक्ट देखना बताता हूं। ऐसे राइट हैंड फिंगर्स को हम देखेंगे, अगर ऐसे रखा मैंने, जिस तरफ थंब दिखाई दे रहा है वो वाली साइड आपको नॉर्थ की तरह काम करेगी। तो ये अगर ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो थंब इधर दिख रहा है तो ये नॉर्थ साइड काम, नॉर्थ वाली, ये जो तुम्हें इस साइड से दिख रहा है वो नॉर्थ, और बोर्ड के पीछे से देखोगे तो वो साइड आपको साउथ दिखाई देगी। सिमिलरली यहां पर ये इस तरीके से और ये इस तरीके, इसमें देखोगे तो ये वाली, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, साउथ, और इसके पीछे वाली जो साइड होगी वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ साइड हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। रिंग से रिलेटेड कुछ है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो अगर हमें याद होना तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आता है, हमें थोड़ी सी क्लियरिटी और अच्छे से बनती है। आई गेस आपको पता लग गया होगा कि कैसे है ये। अब एक्सिस वाले पॉइंट पर दिखाता हूं। एक्सिस वाले पॉइंट पर भी देखना आसान है। मान लो ये वाला पॉइंट है और यहां पर ये रिंग है, ये वाली रिंग यहां पर है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर ऐसे चल रहा है अंदर से बाहर की तरफ, मतलब करंट सपोज इस तरीके से है, ऐसे घूम रहा है, तो यहां पर फिंगर्स को ऐसे घुमाऊंगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक थंब कहां आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इधर वाली डायरेक्शन में। अगर करंट ऐसे होता, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्ड, क्योंकि ये थंब ही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है। तो ऐसे देखेंगे ना, तो आप खुद देखो, आप खुद सोचो, ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, इस लाइन से जा रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट पर तो इधर वाली डायरेक्शन में ही होगा। तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, तो यहां वाले पॉइंट पर तो ऐसे बनेगा। क्लियरिटी आ रही है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन चेक करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं इस तरीके से। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उस पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल दिया हुआ, रेडियस ए है और यहां पर करंट आई दिया हुआ है, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई लेंगे या नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, है ना, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, ए। बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन मुझे बताओ फटाफट से। डायरेक्शन अगर हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो कहां पर आएगी, आउटवर्ड। सेंटर पर कहां पर आएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके का हो रहा है तो मुझे ये बता सकते हो, सामने से अगर इस फेस को देखेंगे तो ये फेस तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा होगा, नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा होगा। इस वाले की बात करें अगर, तो यहां पर हाफ सर्कल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ सर्कल कितना एंगल बनाता है, सेंटर पर पाई एंगल 180 डिग्री। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला क्या होता है, 2r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2r, एंगल कितना है, पाई, तो पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो देखो कैसी डायरेक्शन है, मुझे बताओ फटाफट से। डायरेक्शन देख के, इनवर्ड आएगी या आउटवर्ड आएगी, कैसी आएगी, इनवर्ड। इनवर्ड आएगी तो ये बाहर वाली साइड कैसा, किसकी तरह दिखाई देगी तुम्हें, साउथ पोल की तरह। अगर हो पूरी रिंग होती तो किसकी तरह दिखाई देती, साउथ पोल की तरह। क्लियरिटी। अच्छा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, 100 दिए। मतलब यहाँ सिर्फ एक रिंग नहीं है, इस तरह की कई सारी रिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो बी जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अब यहां पर i के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स को हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, n के साथ, सॉरी
आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? करंट आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू नॉट आई 5 और 100 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर 0.1, 4 पाई, यहाँ पर ये म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 0.2 होगा 2, यहाँ पर एक और जीरो पर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पाई। तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, तो 10 पाई इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कितना आ जाएगा? इस तरीके से। डायरेक्शन में तुम बता सकते हो कहाँ होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं? हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दी हुई है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही दिया हुआ है। करंट दोनों में एक जैसा है, बस दोनों की रेडियस अलग अलग है। एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस कितनी दी हुई है? 2r दी हुई है। हमें क्या करना है? हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है भाई? हमें फॉर्मूला पता होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। अब जब भी मैंने एक चीज बताया, जब भी किसी एक पॉइंट पर अलग अलग एलिमेंट्स, जब भी मैं एलिमेंट बोल रहा हूं मतलब वायर, रिंग, इस तरह से चीजें की बात कर रहा हूं, तो किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं विद डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड, तो सबकी वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यूज देख लेते हैं। मैं इसको बोल देता हूं, अंदर वाली को फर्स्ट रिंग बोल देता हूं, बाहर वाली को सेकंड रिंग बोल देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो फर्स्ट वाली, अंदर वाली जो रिंग है, इसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कहां होना चाहिए? आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में। और B2 की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए? B2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वाली, तो करंट ऐसे चल रहा है इसमें इस तरीके से, तो करंट की डायरेक्शन कैसे? ये इधर आ रहा है तो ये इस तरीके से, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा? इनवर्ड होगा। अब तुम या तो B2 माइनस B1, देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि या तो B2 माइनस B1 करो या B1 माइनस B2 करो। तुम जिसको चाहो उसको प्लस कंसीडर कर सकते हो। सपोज मैं इसको प्लस लेकर चल रहा हूं और मैं इसको माइनस, तुम्हारी मर्जी है तुम किसको माइनस ले रहे हो किसको प्लस ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर है ओवरऑल। तुम चाहो तो इसको भी प्लस ले सकते हो, इसको में B1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो B1 की वैल्यू इसकी वजह से कितनी आएगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r की जगह क्या आएगा? तो रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी है? 2r। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1, ऐसे तो हम लिखते हैं इस तरीके से B1 वेक्टर B2 वेक्टर, लेकिन यहां पर एक्सेस के अलोंग ही आ रहा है, तो B1 जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, इसके आगे माइनस लगा दो, और B2 को प्लस लिया है। अगर मान लो सपोज कभी ऐसा हो जाता है कि B1 ऐसे आ रहा है और B2 ऐसे आ रहा है, तो फिर तुम इसको डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते थे, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो। अभी तो क्या है? B1 ऐसे है और B2 अंदर की तरफ है ना, इसीलिए मैं एक को प्लस ले रहा हूं तो दूसरे को माइनस ले रहा हूं। अदरवाइज मैं इसको आई कैप लेता तो ये माइनस आई कैप हो जाता, ये के कैप होता तो ये माइनस के कैप हो जाता। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे अगर B1 यहां होता और B2 यहां होता तो फिर सिचुएशन अलग हो जाती है, बात बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, ऐसा ही होगा। सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r बट माइनस का। अब रिजल्ट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रिजल्ट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस किसको डिपिक्ट कर रहा है? B1 को, मतलब आउटवर्ड वाली डायरेक्शन को। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगा, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 4r होगी, लेकिन कहां पर होगी? डॉट वाली डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आउटसाइड होगी। क्लियर है ये चीज? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें एक रिंग दी हुई है, करंट आई दिया हुआ है, ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी जो कि सेंटर से √3r डिस्टेंस पर है। फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई, आर की वैल्यू यहां पर आर ही है, डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है √3, तो ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, ये आर स्क्वायर 4r स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब 2r की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8r³। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो ये तुम्हारे पास आंसर आएगा 16r। ठीक है, तो ये एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो गया। सब मुझे ये डायरेक्शन बताना कि ए पॉइंट पर डायरेक्शन लेफ्ट साइड आएगी या राइट साइड आएगी। ठीक है ना, डायरेक्शन ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से होने वाली है या लेफ्ट वाली डायरेक्शन में होने वाली। ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, है ना, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो मुझे बताना एक बार कि किस तरीके से निकल कर आएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की वजह से, सर्कल, अब यहाँ पर अभी मैंने सर्कल के कॉम्बिनेशन लिया, मैं सर्कल और वायर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पर इस O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहली बात तो ये जो O है, ये सेमी सर्कल पोर्शन जो दिखा हुआ है इसका सेंटर है ये। तो यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा है, उस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इसमें 3 चीजें दिखाई दे रही होगी। दो तो सेमी इंफिनिटी वायर है और एक सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है। ठीक है, तो इन सेमी इंफिनिटी वायर की वजह से भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं और इसकी वजह से भी लिख सकता हूं। मैं नंबरिंग कर देता हूं, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, बहुत आसान सा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तीनों की वजह से डायरेक्शन चेक करूंगा कि तीनों की वजह से O पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी आ रही है। तो करंट यहां पर इस तरीके से, ये वायर है ऊपर वाला, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मुझे इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर वाली डायरेक्शन में। तो B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आ जाएगा, यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में डॉट वाला आ जाएगा। B2 की अगर अब हम बात करें, सेकंड, इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो जो O पॉइंट है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो थर्ड वाला है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से दिया हुआ है और O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहां पर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तीनों को आप अच्छे से दोबारा से चेक करो, तीनों की वजह से O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। मतलब तीनों एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी कहां आएगा, आउटवर्ड आएगा और तीनों को हम ऐड कर देंगे। अब मैं वैल्यूज देख करता हूं, तो B1 की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो देखो B1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई, सेमी इंफिनिटी वायर है तो ये यहां तक होगा, सेमी इंफिनिटी वायर, तो ये वायर इस जगह तक है। तो इस पॉइंट पर जब भी हम सेमी इंफिनिटी वायर इस तरीके से लेते हैं और उसके एंड के जस्ट सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना होता है तो एक एंगल 90 होता है और एक एंगल 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr। ये चीज ध्यान रखना, फाइनाइट है तो 2πr होगा और अगर सेमी इंफिनिटी है तो 4πr, अगर वो ये पॉइंट इस एंड के जस्ट सामने है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr। r की जगह हम ले लेंगे a। B2 सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a इंटू एंगल कितना बन रहा है पाई, तो पाई डिवाइडेड बाई 2π, पाई से पाई कैंसिल, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a। इसके बाद B3 भी सेम सिचुएशन है, सेम इंफिनिटी वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πa। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πa प्लस
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πa। सोल्व कर लो इसे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2πa प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a। एलसीएम यहाँ पर कॉमन जो चीज आ सकती है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 4πa को कॉमन, तो यहाँ से अगर आप 4πa कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, इसके बाद यहाँ से आप लोगे तो ये आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आया और ये कहाँ पर आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। क्लियर है ये? इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा इसमें, जिसमें आपको थोड़ी सी डायरेक्शन अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा समझना कि किस तरह से इसमें भी हमें इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेमी सर्कुलर रिंग जो है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि ये एक्स वाली एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये यहाँ पर ये जेड एक्सेस दी हुई, इस तरह से जो क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें बोला गया है। अब इसमें क्या है कि वायर जो है उसमें एक वायर तो एक्स जेड वाली एक्सिस के अलोंग है, इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर रिंग बन रही है और फिर वायर ऐसे जा रहा है, यहाँ से आया ऐसे और फिर ये इस तरफ जा रहा है। तो हमें इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट करना है। अब समझना यहाँ पर सर्कल की वजह से, तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा और ये थर्ड नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ। तो अगर आप चेक करोगे तो ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर सेमी इंफिनिटी वायर है, सेमी इंफिनिटी वायर है, ये वाई वाली जेड वाली एक्सिस से करंट ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे रख लेता हूँ, करंट ऐसे आ रहा है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस जगह पर। तो करंट ऐसे है तो इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप चेक करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और इस तरीके से इधर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, फिंगर्स कहाँ पर दिख रही है, फिंगर्स की टिप्स कहाँ पर है, नीचे की डायरेक्शन में। नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस का जे कैप। तो फर्स्ट वाला जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, माइनस का जे कैप वाली डायरेक्शन में। दोबारा देखो, करंट ये वाला जेड वाले से जो करंट आ रहा था वो अंदर की तरफ है, फिंगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है जो इधर कहीं पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि माइनस वाई वाली एक्सिस पे होगा। अब सेकंड वाले के लिए देखें तो करंट सेकंड वाले में कुछ इस तरीके से है, तो ये इसी प्लेन में है, जो बोर्ड वाला प्लेन है उसी प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ होगा, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। इनवर्ड कौन सी है, जेड वाली एक्सेस, लेकिन माइनस जेड एक्सेस। तो यहाँ पर अगर मैं B2 के लिए देखूंगा तो ये कौन सी हो जाएगी, माइनस का के कैप। जेड वाले एक्सेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है 3 वाले के लिए। तो देखो थर्ड वाला जो वायर है वो कुछ इस तरीके से, ये तो हो गया हमारे पास। थर्ड वाला जो वायर है वो यहाँ पर कहीं पे दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ से जा रहा है, और ये जो सेंटर है ये इस वायर के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सिस पर है। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी पॉइंट अगर वायर की एक्सिस पर आ जाए तो उसकी वजह से उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस थर्ड वाले पोर्शन की वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लॉजिक क्या है, क्योंकि वो पॉइंट सेंटर जो है वो जेड इस थर्ड वाले वायर की एक्सिस पर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर देखो क्या आ गई, यूनिट वेक्टर्स आ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर B1 और B2 दोनों एक ही लाइन के अलोंग नहीं थे। अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक ही एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहे थे, एक आउटसाइड तो एक इनसाइड। एक आउटसाइड है तो या तो दोनों आउटसाइड दोनों इनसाइड, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ दोनों की डायरेक्शन अलग है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड B1 जो आ रहा है वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये B1 मान लो ये नीचे की तरफ है, और जो B2 आ रहा है वो इस तरह से है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इस O सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कुछ बन रहा है यहाँ पर और एक इस जगह पर। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं आएगा, तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा मैं
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, अब B1 जो है वो वायर है, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पाई R। R क्या है, डिस्टेंस कितनी है, ये वाली कितनी है, यहां से यहां तक 2 है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से सेमी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4R। रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 1। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो B1 के लिए आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस का j कैप, और इसके लिए म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 माइनस का k कैप। थोड़ा सॉल्व करोगे तो B नेट जो बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो ये 1 प्लस पाई, तो ये यहां पर बन जाएगा माइनस जे के और माइनस का पाई के। ये इसका आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपली बस मैग्नीट्यूड अगर हमें सॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड में हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई 1 प्लस पाई स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मैग्नीट्यूड इसका निकल कर आ गया। तो मैग्नीट्यूड भी हम इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में जो भी चीज हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोलिनॉइड और टॉरॉइड से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड और उसके आगे की कुछ पोर्शन आगे को पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए फिर फिजिक्स शाला के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कैसा है, समझ में आया या नहीं आया, और शेयर भी जरूर करना।